पीएफ और पेंशन का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 4 से 5 दिन में अपने बैंक अकाउंट में कैसे प्राप्त करें। आज हम इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। जब भी कोई भी एम्प्लॉय यहाँ से रिटायर्ड होकर जाता है या रिजाइन देकर अपना नोटिस पीरियड कंप्लीट करके जाता है, तो उसका जब लास्ट दिन होता है उस दिन हम लोग उसका सेटलमेंट करके उसका सेटलमेंट का पूरा जो भी चेक या उसका पेपर से उसके हाथ में देते हैं। तो उसका एक ही सवाल रहता है कि सर, आपने पूरा सेटलमेंट तो दे दिया, मेरा पीएफ और पेंशन का पैसे का सेटलमेंट कैसे मिलेगा। तो इस सवाल का जवाब है कि यदि कोई भी एम्प्लॉय आप यहां से काम छोड़ के जा रहे हैं और ऐसे संस्था में, ऐसे कंपनी में काम करते हैं जहां पे आपका 2 महीने तक पीएफ न कटे, यानी कि उस कंपनी में पीएफ नहीं कटता है, तो आप पीएफ के पूरा का पूरा सेटलमेंट उठा सकते हैं। पीएफ के पूरा का पूरा सेटलमेंट लेने के लिए 3 कंडीशन होता है। पहला, कि आप किसी कंपनी को छोड़ दें और ऐसे संस्था में काम करें जहां पे आपका पीएफ न कटता हो। दूसरा, कि आप रिटायर्ड हो गए हों, पूरा अपना सर्विस पूरा करके और रिटायर्ड हो गए हों। तीसरा है कि यदि आप 2 महीने तक बेरोजगार हो, 2 महीने तक बेरोजगारी की कंडीशन में भी आप पीएफ के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ले सकते हैं। अब रहा बात कि पीएफ का तो आपने समझ गया। पेंशन के पैसे को, पेंशन के पैसे को भी 3 तरह से या 3 कंडीशन में आप उठा सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। कंडीशन नंबर 1 है कि आप नेचुरली आप रिटायरमेंट हो रहे हैं अपने सर्विस पूरा करके। दूसरा, कि आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो चुके हैं और पेंशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। और तीसरा, आप पेंशन का स्कीम सर्टिफिकेट ले रहे हैं, यानी कि पीएफ के पैसे को विड्रॉल करने के लिए, सेटलमेंट के लिए फॉर्म 19 और पेंशन के पैसे को विड्रॉल करने के लिए फॉर्म 10C और फॉर्म 10D भरते हैं। ये हो गया। अगला, आप पीएफ के पैसे को काम करने के दौरान भी उसमें से एडवांस उठा सकते हैं आपके जरूरत के हिसाब से। पीएफ के पैसे को एडवांस के रूप में विड्रॉल करने के लिए आपको फॉर्म 31 भरना पड़ता है। फॉर्म 31 भरना पड़ता है। आप एडवांस जो है पीएफ से उठाना है आपको, तो आपको अलग अलग काम के लिए अलग अलग अमाउंट दिया जाता है। जैसे आपको पढ़ाई के लिए, आपके बच्चे की, आपके बेटी की शादी के लिए, अपना हेल्थ चेकअप के लिए, अपना बीमारी का इलाज करने के लिए, घर बनाने के लिए, लोन क्लियर करने के लिए, और भी बहुत सारे इसमें आपको ऑप्शंस दिया गया है। अब जब भी आप पीएफ में लॉगिन करेंगे, आपका यूएन में लॉगिन करेंगे, तो वहां पे आपको फॉर्म 31 जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको ऑप्शंस दिखाई देगा कि आप किन किन कामों के लिए आप पीएफ से एडवांस उठा सकते हैं। इस वीडियो में मैं विस्तृत वीडियो नहीं बता रहा हूं, अब पूरा जानकारी दूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रहा हूं कि पीएफ और पेंशन के पैसे को किन किन कंडीशन में आप उठा सकते हैं। मैं पहला बताया कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए आपको फॉर्म 19 भरना पड़ता है, एडवांस लेने के लिए फॉर्म 31 भरना पड़ता है, और पेंशन के पैसे के लिए फॉर्म 10C, 10D और 10C स्कीम सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। अब फॉर्म 19 के बारे में जानते हैं। फॉर्म 19 में एक और कंडीशन आता है फॉर्म 19 भरने के लिए। यदि आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट लेना है, तो मैंने आपको बताया कम से कम 2 महीने तक आपके सर्विस, आपके पीएफ में पैसा जमा नहीं होना चाहिए। तो आपके पीएफ में 2 महीने तक पैसा तभी नहीं जमा होगा, या तो आप बेरोजगार हो, या आप ऐसे संस्था में काम पकड़ लिए जहां पे आपका पीएफ नहीं कटता हो, या आप रिटायर्ड हो गए हो। एक और कंडीशन में आता है, यदि किसी लड़की का शादी हो रहा है, शादी होने वाला है, तो उसको 2 महीने तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, उसका तुरंत फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो जाता है। दूसरा, यदि आप देश छोड़कर दूसरे देश में बसने जा रहे हैं, शिफ्ट होने जा रहे हैं, ऐसे कंडीशन में भी आपको 2 महीने तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। आप तुरंत फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया। अब पीएफ के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी में आपकी शर्त, योग्यता शर्तें में सबसे पहले आता है कि आपका, आपके यूएन में आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। दूसरा, आपका बैंक केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि आप बैंक अकाउंट लिंक किए हैं और वो आपका कंपनी द्वारा, एम्प्लॉयर द्वारा अप्रूव्ड वेरीफाइड होना चाहिए, वेरीफाइड बैंक अकाउंट उसमें लिंक होना चाहिए। और तीसरा, कि आपके पीएफ में डेट ऑफ एग्जिट यह डाला होना चाहिए, तभी आप फॉर्म 19 भर के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ले सकते हैं। अगर आप कंपनी छोड़ के जाते हैं, रिजाइन देके जाते हैं, नोटिस पीरियड करके जाते हैं, तो कंपनी खुद ही आपके प्रोफाइल में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर देती है। अगर आप रिजाइन देते हैं और नोटिस पीरियड में काम नहीं करते हैं, कंपनी से बिना बताए चुपके से कंपनी छोड़ देते हैं, तो कंपनी आपके इन ऐसे कंडीशन में डेट ऑफ एग्जिट नहीं डालती है। और तब क्या करते हैं आप, जब 2 महीने तक आपके पीएफ में पैसा जमा नहीं होता है, तो आप खुद से भी डेट ऑफ एग्जिट डाल लेते हैं। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप डेट ऑफ एग्जिट डालें, तो यह अपना पासबुक सबसे पहले चेक करें कि आपके पासबुक में कहीं आपका पुराना कंपनी पैसे जमा तो नहीं कर दी। कई बार क्या होता है, कंपनी जीरो जीरो अमाउंट जमा करते रहती है। तो जब तक आपके पासबुक में जीरो जीरो अमाउंट अपडेट होता रहेगा, तो यह समझ लीजिए कि आपका अभी भी पीएफ एक्टिव है। तब आप डेटा पे वहाँ पे
अपडेट मत कीजिए। सबसे पहले आप पुराने कंपनी में रिक्वेस्ट डाल के उसको पहले क्लोज करवाइए, फिर डेटा ऑफ एग्जिट डलवाइए, नहीं तो इसमें जो है आपका डाटा ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। इसमें क्या हो जाता है, आपने तो पहले डेटा ऑफ एग्जिट डाल दिया, लेकिन कंपनी अभी भी उसमें कंटिन्यू करते रहेगी। तो जब तक कंटिन्यू करते रहेगी तब तक आपका डेटा ऑफ एग्जिट नहीं डाल पाएंगे आप डेटा ऑफ एग्जिट नहीं डाल पाएंगे उसमें। जब भी आप डेटा ऑफ एग्जिट डालने जाएंगे तब तक बताएगा कि आपका पीएफ अभी भी एक्टिवेट है, आप डेटा ऑफ एग्जिट नहीं डाल सकते हैं। तो आप वहां से क्लोज करवाएं, तब आप डेटा ऑफ एग्जिट डाल पाएंगे। दूसरा कि जब तक उसमें जीरो जीरो अमाउंट कंपनी डालते रहेगी तब तक आपका एनपीएस एनसीपी डेज बढ़ते रहेगा, नॉन कंट्रीब्यूशन डेज जो है वो बढ़ता रहेगा। नॉन कंट्रीब्यूशन डेज बढ़ने से आपका प्रॉब्लम क्या आएगा, आपके फ्यूचर में अगर आपको पेंशन के लिए एलिजिबिलिटी हो गया और पेंशन के लिए आपको अप्लाई करना है, तो आपको जितना दिन वो एनसीपी डेज डाला रहेगा उतना डे माइनस हो जाएगा और आपको पेंशन का पैसा कम मिलेगा। तो इसी सतर्कता की जरूरत है, इसमें आपको ध्यान रखना है। यानी कि जब भी आपको डेटा पे एग्जिट डालना है तो सबसे पहले अपने पुराने कंपनी से में बात करें, या फिर बात नहीं भी करना है तो अपना पासबुक चेक करें और देखें कहीं कंपनी आपके पीएफ में जीरो जीरो अमाउंट तो नहीं डाल रहा है। तो जब जिस दिन उसने लास्ट पेमेंट डाला है ना, आपके पीएफ में सेटलमेंट का लास्ट पेमेंट डाला है, उसके बाद आप डेटा पे एग्जिट डाल सकते हैं। ये हो गया, डेटा भी डाल दिए तो आप फॉर्म 19 भर के और आप पैसे पीएफ के पूरा फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले था आपको कैंसल चेक अपलोड करने का सिस्टम, कि जब भी आप पीएफ फॉर्म 19 भरें या फॉर्म 10C के पैसे उठाना चाहते थे तो आपको फॉर्म उसके साथ में कैंसल चेक अपलोड करना पड़ता था। कैंसल चेक में क्लियरली आईएफएससी कोड मेंशन होना चाहिए था, आपका क्लियरली नाम मेंशन होना चाहिए था, बैंक अकाउंट नंबर मेंशन होना चाहिए था, और जो नाम आपके पीएफ में है हू बहू वैसा ही नाम आपके कैंसल चेक में होना चाहिए था। परंतु अब ये सिस्टम हट चुका है। आपका अगर पीएफ यूएन में बैंक अकाउंट वेरीफाइड है तो आपको कोई कैंसल चेक, कोई पासबुक अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आपको आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, आधार रजिस्टर्ड नंबर पे, आपका पीएफ में जो नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी आएगा 6 अंक का। ओटीपी डालेंगे, सबमिट करेंगे, आपका फॉर्म 19 अप्लाई हो गया। ये रहा फॉर्म 19। हाँ, यदि आपका सर्विस 5 साल से कम है तो पैन कार्ड मैंडेटरी है टीडीएस के लिए। पैन कार्ड अगर आपके पीएफ में अगर अपलोड नहीं है तो भी आप फॉर्म 19 अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कई केसेस में आपको फॉर्म 15G अपलोड करना पड़ता है, फॉर्म 15H अपलोड करना पड़ता है। तो जरूरत पड़ने पे फॉर्म 15G और फॉर्म 15H भरें। फॉर्म 15G क्या है, फॉर्म 15H क्या है, इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बना रखा हूं, आप उसको चाहें तो देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। फॉर्म 15G इसके लिए होता है जिसका सर्विस 5 साल से कम है, उसको फॉर्म 15G भरना चाहिए टीडीएस के लिए, नहीं तो कई बार क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। ज्यादातर लोगों को क्लेम रिजेक्ट होता है कि आपने फॉर्म 15G नहीं भरा, तो आप फॉर्म 15G जरूर अपलोड करते हैं। उसमें ऑप्शन दिखाता है, जब आप अप्लाई करने जाएंगे फॉर्म 19 तो फॉर्म 15G अपलोड करने का ऑप्शन दिखाता है। इसमें फॉर्म 15G भरने के बाद आप पीडीएफ में उसको अपलोड करना है। फॉर्म 15G आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर पे जाके उसको पीडीएफ में डाउनलोड करके आप भर सकते हैं। फॉर्म 15G भरने में अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आएगी तो आप हमें इस वीडियो पे कमेंट करेंगे तो आपको मैं उसमें हेल्प कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है फॉर्म 10C। फॉर्म 10C कौन भर सकता है? फॉर्म 10C भरने के लिए आपका सर्विस, फॉर्म 10C वही भर सकता है जिसका सर्विस 10 साल से कम है और उसका उम्र 58 वर्ष, यानी कि वो पेंशनेबल सर्विस, जितना साल पेंशन के लिए उसका सर्विस होना चाहिए उससे कम है, और उसका उम्र भी 58 साल से कम है, तो वो फॉर्म 10C भर के पूरा का पूरा पेंशन के पैसे का सेटलमेंट ले सकता है। पेंशन के पैसे का सेटलमेंट आपके पासबुक में जो अमाउंट दिख रहा है उसके हिसाब से आपको नहीं मिलता है। वो पेंशन का जो पैसा है आपको टेबल डी के कैलकुलेशन के हिसाब से मिलता है। फॉर्म 10C स्कीम सर्टिफिकेट, फॉर्म 10C स्कीम सर्टिफिकेट उसके लिए होता है कि आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लिए और आपने पीएफ के पूरा सेटलमेंट ले लिए और चाहते हैं कि फ्यूचर में आप अभी भी जारी रखें, आपका पीएफ बंद ना कराएं, तो आप फॉर्म 10C स्कीम सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसमें आपको एक स्कीम सर्टिफिकेट दिया जाता है, पेंशन के पैसे को अभी भी उसी में रहने दिया जाता है और आपका पीएफ जारी रहता है, बंद नहीं होता है, क्लोज नहीं होता है। और फॉर्म 10D क्यों भरते हैं? जब आपका सर्विस 10 साल पूरा हो चुका है और आपका उम्र 58 साल पूरा हो चुका है, वैसे आप 50 वर्ष की आयु में भी अर्ली पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अर्ली पेंशन में घटे दर के पेंशन के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 4% प्रति वर्ष के हिसाब से कम पेंशन प्राप्त होगा। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आपका उम्र पूरा हो जाए 58 वर्ष, उसके बाद ही आप पेंशन के लिए अप्लाई करें। अगर आपको ज्यादा जरूरत है तो 50 वर्ष की आयु में भी पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको वहां पे ऑप्शन दिखाता है कि आपको जो है घटे हुए दर पे पेंशन प्राप्त लेना है या आपको मेच्योरिटी पूरा होने पे आपको लेना है। तो आप 58 वर्ष की उम्र में आपका उम्र पूरा हो जाता है, अगर आपका कंपनी में या फिर ईपीएस में कंट्रीब्यूशन 10 साल कंप्लीट हो जाता है तो आप ऐसे कंडीशन में पेंशन के लिए फॉर्म 10D अप्लाई कर सकते हैं। ईपीएफओ के फॉर्म 10D भरने के लिए सबसे पहले तो आप ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर यह चेक करें, यह पता करें कि आपके एरिया में जो आपका एड्रेस आप टाइप करने वाले हैं उस एरिया में किस बैंक में ईपीएफओ का पेंशन दिया जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में एक पार्टिकुलर किसी खास बैंक में ही ईपीएफओ के जो है पेंशन दिए जाते हैं।
इसलिए यह पता करने के बाद यदि आपका उस बैंक में खाता है तो कोई बात नहीं, अगर उस बैंक में आपका कोई अकाउंट नहीं है तो आपको उस बैंक में अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। दूसरा तरीका है कि आप फॉर्म 10D जब अप्लाई करने जाएंगे तो वहाँ पे पूरा सब कुछ फॉर्म 10D वगैरह सेलेक्ट करने के बाद, एड्रेस टाइप करने के बाद, पिन कोड टाइप करने के बाद नीचे आपको बैंक सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। तो वहाँ पे कुछ लिमिट, आपका जैसा आपने एड्रेस टाइप किया है, आपने पिन कोड टाइप किया, आपने आपका ज़िला सेलेक्ट किया है, उसके हिसाब से ऑटोमेटिक एक बैंक का लिस्ट खुलेगा। यहाँ से भी आप पता कर पाएंगे कि आपके एरिया में किस किस बैंक में पीएफ का पेंशन प्राप्त होता है। तो आपको लिस्ट दिखाई दे देगा और आपको चेक करना है कि उस बैंक में आपका बैंक अकाउंट है या नहीं है तो आप उस बैंक में अपना एक सेविंग खाता खुलवा लें और उस बैंक का एक कैंसल चेक बैंक से ले लें। कैंसल चेक पे आपका नाम प्रिंट होना चाहिए, आईएफएससी कोड प्रिंट होना चाहिए और आपका बैंक अकाउंट नंबर प्रिंट होना चाहिए। उसका जो है जेपीजे में आप स्कैनिंग कर लें क्योंकि यहाँ पे आपको अपलोड करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप सर्विसेज में जाकर सेम प्रोसेस है, आपको फॉर्म 10D सिलेक्ट करना है, एड्रेस आपका एम्प्लॉय का एड्रेस टाइप करना है, एड्रेस टाइप करने के बाद आपको कैंसल चेक अपलोड करना है और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, OTP टाइप करेंगे, आपका 10D अप्लाई हो जाएगा। लेकिन शर्त है कि आपका 10 साल सर्विस एम्प्लॉय EPS में एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में 10 साल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। आपका उम्र 58 वर्ष पूरा होना चाहिए। आप चाहें तो 50 साल में भी ले सकते हैं जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, लेकिन उसमें आपको घटे हुए दर पे पेंशन प्राप्त होता है, इसीलिए मैं हमेशा 58 वर्ष ही बोलता हूँ, 50 नहीं बोलता हूँ। 58 वर्ष पूरा होना चाहिए और उसके बाद जो है आपके इसमें पीएफ में नॉमिनी का नाम ऐड होना ही चाहिए। नॉमिनी का नाम ऐड नहीं होगा तो आप फॉर्म 10D और फॉर्म 10C स्कीम सर्टिफिकेट ये दो चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा कि आपके यूएन में आपका बैंक अकाउंट अप्रूव्ड होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए, आपके आधार कार्ड लिंक होना चाहिए और आपका नाम वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए। तो ये था आपको कि कैसे आप आपके पीएफ और पेंशन के पैसे का सेटलमेंट ले सकते हैं। तो मैं जितने भी एम्प्लॉय जाते हैं उन सबको मैं सब डिटेल्स समझाते जाता हूं, बताकर फिर अपने कंपनी से भेजता हूं। जो भी हैं रिटायर्ड होकर जा रहे हो या रिजाइन देकर जा रहे हो तो उनके मन का क्वेरी मैं एक क्लियर करके भेजता हूं। यदि आपके मन में भी इस प्रकार का कुछ कन्फ्यूजन होगा तो आशा करता हूं आपके मन का कन्फ्यूजन आज दूर हो गया होगा और इसके बाद भी कुछ भी मन में आपके कन्फ्यूजन है, कुछ क्वेरी है तो आप हमें इस वीडियो पे कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य दूंगा। और तब तक वीडियो पूरा आपने वॉच तो कर ही लिया है और वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और इस चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी प्रकार का अगर हेल्प चाहिए तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। और इस वीडियो को सेव करके भी रख लें ताकि आपको कभी फ्यूचर में किसी अपने दोस्त, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को मदद करना हो तो आप इसकी वीडियो की सहायता लेकर कर सकते हैं।